बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और अपने वीकेंड की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। 24 अप्रैल है आज और टी.एस. एलियट ने कहा था मुजम्मिल कि अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, और अप्रैल हमने देखा है कि वाकई में क्रूलेस्ट मंथ रहा है इस खित्ते के लिए, खास तौर पर अगर हम बात करें ईरान की, और कुछ हद तक ट्रम्प के लिए भी काफ़ी क्रूलेस्ट, ट्रम्प के लिए भी क्रूल रहा है। और एट द सेम टाइम जिस तरह की डिस्ट्रप्शंस टेक्नोलॉजी में और दुनिया में आ रही हैं इस टाइम पे, उन तमाम को लेके आपके जो वर्किंग क्लास लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज की हैं, साल साल करोड़ों रुपए स्पेंड करके वो लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे आके काम में अपनी सीट में आके बैठे हैं, उनके लिए भी काफी क्रूल रहा है। आपको आइडिया हो रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया में? कुछ मुझे ये पता चला कि सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सिलिकॉन वैली की, वहां पर कुछ तब्दीलियां आने लगी हैं। तो वो आप बता दीजिए क्या तब्दीलियां हैं? तब्दीलियां ये आ रही हैं कि जी व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब की हमारे व्यूअर्स को भी अच्छी तरीके से पता है कि जो मदर कंपनी है उसका नाम है मेटा, जिसके नीचे ये तीनों बड़े प्लेटफॉर्म्स, दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स क्लब कर दिए गए। इसके अलावा टिकटॉक वगैरह और कंपनीज हैं वो इनके नीचे नहीं आती। यहाँ से एक मरतबा फिर 10% मुलाजमीन, 10% मुलाजमीन को निकालने का ऐलान कर दिया कंपनी ने, और ये चीज़ 20 मई से आ जाएगी। नहीं, सामने आया खड़ा है मई का महीना, 8,000 मुलाजमीन, 8,000 लोग अपनी जॉब से निकल रहे हैं। टॉक अबाउट एआई डिस्ट्रप्शंस। एआई डिस्ट्रप्शंस, देखें एआई के बारे में आजकल मैं जितना पढ़ रही हूँ उसमें यह है कि जितनी जॉब्स जाएंगी उतनी आ भी सकती हैं या उसके ऊपर काम भी होगा, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि फ्यूचर में कैसे जॉब मार्केट को अफेक्ट करेगा एआई। इसका आयशा की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितनी जॉब्स गई हैं उतनी जॉब आ भी सकती है, लेकिन इन लोगों का 6,000 और मुलाजमीन हायर करने का, 6,000 सीट्स में और लोगों को हायर करने का भी प्लान था मेटा का, और उस मंसूबे को भी खत्म कर दिया गया। अब जनवरी में भी मेटा ने तकरीबन 10% अमले को फारिग किया। आप एक तरफ देख रहे हैं कि 10% स्टार्ट में ही ऐसी खबर सुना दी है। वैसे ये हमारे लिए तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के लोगों के लिए, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है, वो मैं सुना देती हूँ। वो खबर ये है कि कराची के हमारे अपने नौजवान हैं जिनका नाम है सौले आसिफ। उनकी जहानत, उनकी इंटेलिजेंस के क्या कहने जनाब, कि अब इंटरनेशनली भी उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था, को फाउंडर है उनके, और उनके प्लेटफॉर्म को अब खरीदने की तैयारी है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की, और उनकी कंपनी का नाम है कर्सर एआई। इसको अब $60 अरब में खरीदने का मुआहिदा कर लिया गया है जनाब। अब यानी कि दुनिया के प्रॉब्लम से ऊपर चले गए हैं सौले इज इन अनदर वर्ल्ड नाउ, हम ये कह सकते हैं, और ये होना भी चाहिए। देखें इंपॉर्टेंट बात ये लर्निंग इसमें ये है कि जरूरी नहीं है कि आप बैठ कर ना सिर्फ ये रोते रहें या डरते रहें कि एआई आएगा तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी। अपने आप को इस काबिल बनाइए, जो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उनको अवेल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म्स बनाइए। जैसे सौले ने किया। इनकी कंपनी का साइज 23 अरब का था और 1 अरब का इनका सालाना बिजनेस था जो ये कंपनी कर रही थी, और इसकी वैल्यूएशन पे फिर प्राइस लगी है कंपनी की, और इसको इलॉन मस्क ने एक अनइमेजिनेबल अमाउंट, $1 बिलियन, $60 बिलियन। वैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए सौले से जरा अच्छे ताल्लुकात रखें। समटाइम्स हमें चाहिए होते हैं कुछ पैसे, तो कभी यूएसए के वो सऊदी अरब के पास जा रहे होते, कभी हम चाइना, कभी यूएई के पास जा रहे होते हैं, बट वी आर वेरी हैप्पी। सौले, आई होप आप इस तरह से और कंपनीज बनाएं और नाम कमाएं। अच्छा, आयशा ने एक अच्छी न्यूज़ दी है व्यूअर्स, तो मैं भी इंस्पायर होकर एक अच्छी न्यूज़ और भी आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ पे अपने एम्प्लॉइज़ को एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी निकाल रही है, 10% जनवरी में निकाले हैं, 10% मई में निकालने लगे हैं, 6,000 एम्प्लॉइज़ को सीट देनी थी, नहीं दी। डिप्रेसिंग खबर थी, लेकिन अच्छी खबर आई है हमारे पास चाइना से। चाइना में एक अदद कंपनी के सीईओ ने अपने तमाम मुलाजमीन को, और ये हमारे आईफोन के फैंस बच्चे जो हैं कॉम के, उनको बहुत पसंद आएगी, iPhone 17 Pro Max तोहफे में सबको दे दिया। अच्छा, iPhone 17 भी नहीं, iPhone 17 Pro Max, ठीक है, क्या बात है। इससे खुशी से ज्यादा ना मुझे रश्क थोड़ा ज्यादा रहा है कि आई विश मैं भी चाइना की किसी का इसी कंपनी के अंदर जो है ना काम करी, तो चाहे मैं इंटर्न होती, क्योंकि इंटर्न्स को भी दिए गए हैं वहाँ पर, इंटर्न्स को भी दिए गए। और अब इस खबर से इंस्पायर होकर अगर आप लोग चाहते हैं तो जाके अपने बॉसेस के सामने जो इंटर्न्स हैं, क्योंकि मुझे क्यूट क्यूट बच्चे देख के बहुत प्यारे लगते हैं जो इंटर्नीज आते हैं, ठीक है। मैं तो ये सोच रही हूँ मुजम्मिल कि अपने बॉस के पास हमें जाना चाहिए और उनके सामने जाकर ये खबर उनको सुनानी चाहिए। आपको पता है चाइना में ये हुआ है बहुत, यू नेवर नो, वो भी इंस्पायर होकर ना कुछ iPhone 17 Pro Max ना सही, iPhone 17 ही दे दें, हाँ चल जाता है, 1 टेराबाइट वाला दे दें। चलिए जी, कमिंग बैक टू द रियलिटी, ये तो हमारी ख्वाहिशात हैं, ये चलती रहेंगी, ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं हो सकती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल, उसमें राइट नाउ सबसे बड़ी ख्वाहिश अमेरिका के लोगों की भी, ईरान के लोगों की भी, पाकिस्तान के लोगों की भी, इस खित्ते की, वो ये है जनाब कि जल्द से जल्द ईरान वॉर जो है ना वो खत्म हो जानी चाहिए, टॉक्स कामयाब हो जानी चाहिए। अब ट्रम्प ने कहा
है कि ईरान के खिलाफ ना एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे और ना ही उसे एटमी हथियार बनाने देंगे। ईरान को मौका दे रहा हूँ, चाहता हूँ कि बेहतर डील हो जाए। आप नाए हुर्मुज़ की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त खुलेगी जब ईरान मुआहिदा कर लेगा, और नाकाबंदी की वजह से ईरान की तिजारत जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं काबिल ही नहीं रहे वो तिजारत करने के। अच्छा, ईरान के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो है जो कुछ ऐसे में आपको नजर आएगी सोशल मीडिया के ऊपर की है कि उन लोगों को कितना लॉस हो रहा है फाइनेंशियली। हमें वॉर की दोनों साइड्स जो है ना वो हमें देखनी चाहिए कि कितना लॉस हो रहा है। इसके अंदर एक और खबर जो हमारे पास एडिशन में ईरान वाली साइड से वो ये है, ईरान को पहले तो कह रहे हैं ईरान के पास वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत सारा वक्त है, ठीक है। अब ट्रूथ सोशल के, हाँ ट्रूथ सोशल के 60 डेज तो वैसे होने वाले हैं, जिसके बाद कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होगी ट्रंप को। 30 डेज की वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपेरेंटली 29 अप्रैल तक ट्रंप के पास टाइम है, और उसके बाद ईरान जो है उसके पास ऐसी कोई डेडलाइन मौजूद नहीं है। ईरान के पास कोई डेडलाइन मौजूद नहीं है। अब मुज़ाकरात जो है वो किस सूरत हाल में तय किए जाएंगे, वो इस सूरत हाल में तय किए जाएंगे नॉन नेगोशिएबल्स पे आके तो सेटल हो जाए मामलात सारे। अब हमारे पास इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका जो है वो 2 दहाइयों से दुनिया को ईरानी एटमी हथियारों से डरा रहा है, जो हम लोगों ने भी देखा है। अब आपके पास इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके कहते रहे जी फलाना मुल्क डेंजर है, फलाना इराक में जंग छिड़वा दी, हुआ क्या कुछ भी नहीं। ये कहना चाह रहे हैं कि टेल अस समथिंग न्यू, कोई नई कहानी अब लेकर आए, क्योंकि ये कहानी पुरानी हो चुकी है और दुनिया ने देख भी लिया कि ईरान के पास अभी ऐसी कोई कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी कि एक हफ्ते के अंदर जो है ना वो इस काबिल हो जाए कि उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स आ जाए। ऑलराइट जी, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं और उनके साथ साथ बाक़िर ग़ालिबाफ जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक मुश्तरका पैगाम जारी किया है और वो कहा है कि ईरान में कोई एतदाल पसंद या इंतहा पसंद नहीं है, हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर राइट नाउ जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, हमें क्या समझना चाहिए, क्या उम्मीद करनी चाहिए? आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि फ्राइडे को निगोशिएशंस का सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई इत्तलात नहीं आ रही हैं, तो हमारे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास आज व्यूअर्स डॉक्टर जमील साहब मौजूद हैं। और सर, सबसे पहले तो बिग ओल्ड गुड मॉर्निंग। जिस न्यूज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूं और आपका ओपिनियन मैंने सुनना उस चीज़ के ऊपर, वो ये है कि जो टोल टैक्स ईरान ने कहा है कि हमारे बैंक में हमें रिसीव हो गया है। अब दिस गिव मी गूस बम्प्स कि यार दूसरी तरफ से दुनिया इतना प्रेशर लगा के आ रही है, और दिया किसने है? और दिया किसने है? तो सर इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इस टोल टैक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और इस टाइम पे इस वॉर के अंदर और इस ब्लॉकेड की गेम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बनी? चले इसका पहले कानूनी अहाता कर लेते हैं कि ईरान ले सकता है नहीं ले सकता है। इस वक्त तक ईरान ने जो सहारा लिया है और या लिया होगा, क्योंकि उसको अमेरिका तो नहीं मानता, और वो लिया होगा यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ आईसीज का, और उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कि उनका आर्टिकल 24 है, जिसके तहत ये किया जाता है कि जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाली कंट्रीज़ हैं जैसे ईरान है वो अपने रूल्स बना के, लेकिन उसको नोटिफाई करना पड़ता है, उसको दुनिया को बताना पड़ता है, और फिर वो उसमें अपने बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकता है कि जो जहाज़ गुजर रहे हैं वो अपने क्या क्या तफसीलात देंगे, जो जहाज़ गुजर रहे हैं वो किस तरह गुजरेंगे, वो तमाम चीज़ें, और जहाज़ जो है उनकी गुजरने की क्या क्या कंडीशन होगी, वो सारी 24 के तहत दे सकते हैं, लेकिन उसको नोटिफाइड करना पड़ता है, वो नहीं किया है। तो ईरान इस वक्त माइट इज़ राइट वाले मामले पे चल रहा है कि अभी जब तक कि वो होता, और अगर वो हो जाता तब तो ठीक था, लीगल फ्रेमवर्क हो जाता। अभी ईरान जो है वो टोल टैक्स ले रहा है वो अपने इसलिए कि उसके पास हरमुज़ का कब्जा है, और उसके पास एक यूनाइटेड नेशंस का इंस्ट्रूमेंट है, एग्रीमेंट है, जिससे वो जस्टिफाई कर सकता है कि वो ठीक ले रहा है। तो ईरान ने यही तो एक मुतालबा रखा है अपने 11 पॉइंट्स में भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से कि इसका हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, और ईरान ने पहले ही कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे पहले फ्री फॉर ऑल था वो अब नहीं होगा। तो वो उन्होंने करके दिखला दिया और अनाउंस भी कर दिया। पहले भी इतलात आ रही थी कि वो टोल ले रहे हैं, लेकिन वो अनाउंस नहीं कर रहे थे। अब ईरानियन ने बाकायदा अपेरेंटली लग ऐसा रहा है कि ईरान की तरफ से स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ जो सारी ट्रांसपोर्टेशन होगी वहाँ से, उसको जब तब्दील करने की वो बात करें, टोल टैक्स की बात करें, तो वो इंटरनेशनल और दुनिया के लॉज जो मुरव्वज हैं दुनिया के अंदर उनको तब्दील करने की बात करें, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल रूट। इसके ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन जो ट्रंप की बात है वो ये कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेड है, हमारा कब्जा है, और ईरान जो है वो तिजारत करने के काबिल नहीं रहा। इसके अंदर कितनी सदाकत है? नहीं, वो इसको इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग देखना चाहिए ना। एक तरफ तो ईरान को सबकत हासिल है कि वो दूसरे पार
स्टेट ऑफ हॉर्मस जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसमें वो बहुत मजबूत है, उसको निकालने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड और वो भी बहुत अरसा चाहिए, बड़े बॉडी बैग्स के लिए तैयार हों लोगों को, अपने फौजियों को अमेरिकन मरवाने के लिए। तो उस सूरत में शायद काफ़ी अरसे के बाद वो कर सकें, लेकिन वो दलदल में फंस जाएँ। दूसरा इसका ये है जो दूसरे पार अब नया हॉर्मुज़ के हैं वो नेवल ब्लॉकेड है। इतला के मुताबिक एक प्रोफेसर मरंडी हैं, उनका मैंने कल पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा और उनकी वीलॉग भी देखी मैंने, वो बाकायदा अपने वीडियो फुटेज के जरिए बता रहे हैं कि जब ईरानियन मिसाइल्स ने हमला किया इन ब्लॉकेट वाले कुछ जहाज़ों पर, तो वो किस तरह रेंज से बाहर निकल के और दूर चले गए हैं रेड सी में। तो उनको पता है अमेरिकन को भी कि ब्लॉकेट भी ज़्यादा अरसा नहीं रह सकता, और ब्लॉकेट अगर रहा भी तो कारामद नहीं रह सकता कि रेड सी से वहाँ से रह के और फिर वो जहाज़ों की मॉनिटरिंग करें। कल उन्होंने हाई सीज में समुंदर में श्रीलंका के नज़दीक एक जहाज़ को उन्होंने कैप्चर किया है अमेरिकन ने। तो ये चीज़ डूएबल इतने ज़्यादा अरसे के लिए है नहीं। 2-3 रीजंस हैं इसके। ये तो बात ये है कि पहले जहाँ भी वो रेंज में आएंगे ईरानियन नुकसान पहुंचाएंगे अमेरिकन नेवी को, और अमेरिकन नेवी का चले अमेरिका बहुत बड़ी एक ताकत है, उसके पास ये सलाहियत है 2-4 अगर उसके नेवल शिप्स गर्क भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो इमेज पे फ़र्क पड़ेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और दुनिया की ऐसी ताकत के जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, तो वो उस पर बड़ा उनको धचका लगेगा। जैसे उनका जब थोड़ा कम नहीं है, वैसे तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, दूसरी तरफ टाइम इसलिए कम है उनके पास, पूरे होने वाले हैं जी। टाइम इसलिए कम है, ये टाइम इसलिए कम है कि अमेरिकन सोल्जर्स वो ओवर फटीक नंबर 1, नंबर 2 $1 बिलियन का डेली का खर्चा उनका इसका जो जंग का आ रहा है, 2 चीज़, नंबर 3 ये जो एक्सटेंशन अभी वो अप्लाई करेंगे कांग्रेस में, नंबर 4 कि जो वहाँ जितनी ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर मुखालफत हो रही है महंगाई की वजह से, और जो पेट्रोल 3 गुना बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया है उसकी वजह से, तो ये तमाम 5-6 प्रेशर्स का अगर अहाता करें तो अच्छा सर, प्रेशर्स में एक प्रेशर और भी है जिसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, रियल शॉर्ट एंड ब्रीफ मेरा सवाल, और वो ये है कि $2 बिलियन की तकरीबन ट्रेड होती थी हॉर्मुज़ के थ्रू। तेल तो आता जाता ही है लेकिन उसके अलावा भी ट्रेड होती थी, जो कि दूसरा वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है ट्रेड का। क्या ग्लोबल इकोनॉमी डेली 2 बिलियन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है कि वो आम आदमी तक झटका नहीं पहुंचेगा? नहीं, 2 बिलियन का तो इसको अगर दोबारा रिसर्च करवाएं तो ये जाके साल में इसमें कोई चंद ट्रिलियन बनते हैं इस ट्रेड के, क्योंकि टोटल ट्रेड जो है अगर देखा जाए तो ये ऑयल का ही नहीं है सिर्फ, जो कि 20 से 25% है, इसमें कोई तकरीबन 34% सल्फर है, इसमें कोई 30% हीलियम है, इसमें कोई 25% एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे। अब फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 45 to 50% फर्टिलाइज़र है, तो वो फर्टिलाइज़र की वजह से दुनिया में ये इस वक्त काश्तकारी के लिए बुआई का टाइम है, और वो उसमें कहत पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये गैसोलीन की 25% भी जो है किल्लत है, और गैस की जो 40% 45% उसने खलबली मचा दी है, लोगों की जेबों पर इतना भारी पड़ना शुरू हुआ है कि वो बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है। तो ये सिर्फ 2 बिलियन वाली बात नहीं है, ये ट्रिलियंस में जाता है। 2 बिलियन तो एब्जॉर्ब कर सकती है दुनिया को, और इतनी सारे मुल्क मिलके एब्जॉर्ब कर सकते हैं 2 बिलियन। जी ये हम हाँ कितनी ज़्यादा तवक्को रखें? लेबनान से जो खबरें आ रही हैं कि जो जंग बंदी है उसके अंदर 3 हफ्ते की तौसीह हो गई है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया है कि अमन का बेहतरीन मौका है राइट नाउ इजराइल और लेबनान के दरमियान। जी हाँ, वो मेरी एक बड़ी टॉप से डिप्लोमेट से मुलाकात हुई है कल लेबनान के, और वो तो ज़ाहिर है खुश है इस बात पर कि वो बता रहे थे कि होने वाला है कल, तो वो हो गया शाम को। लेकिन वो हिजबुल्लाह वाली साइड जो है इस मामले में खुश नहीं है, ईरान नहीं खुश है, क्योंकि हिजबुल्लाह को इसमें इनवाइट नहीं किया गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया। मेरी अपनी इतला के मुताबिक हिजबुल्लाह की इसमें मंशा शामिल थी कि ये बेशक अगर ये सीज़ फायर करते हैं तो उसको देख लेते हैं कि कितना उस पर पाबंदी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो लेबनान का उसने सुबह सवेरे बयान दिया है डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि आपने कहा कल आपकी लेबनानी एक डिप्लोमेट से मुलाकात हुई है, तो मैं आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे इस बारे में। क्या ये जो निगोशिएट कर रही है टीम लेबनान की तरफ से, उसमें हिजबुल्लाह की तरफ से कोई स्टेक होल्डर है, हिजबुल्लाह का कोई रिप्रेजेंटेटिव है?
यही मैंने बयान किया कि वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए उनको एतराज़ था। लेकिन वो पैसिव एक्सेप्टेंस उन्होंने हिजबुल्लाह ने की है कंडीशनल, कि अगर उसकी खिलाफ वर्जी इजराइल नहीं करता है, यानी कि वो अपनी फ़ौजें जो उसने तकरीबन 23-24% ज़मीन कब्ज़ा कर रही है सदन, और डेली जो है मसमार कर रहा है बिल्डिंगें हिजबुल्लाह की आबादी के, तो इसको उन्होंने कहा कि इनको फ़ौजें विड्रा करेंगे तब सीज़ फायर का कोई मकसद होता है, वरना नहीं होता है अपने टैंक्स और फ़ौजें। और यही प्राइम मिनिस्टर लेबनान ने आज सुबह बयान दिया है और कहा है कि जी जब तक फ़ौजें वापस अपने बॉर्डर पे नहीं जाती इजराइल की, उस वक्त तक इस सीज़ फायर का कोई मकसद हद नहीं होता है। तो वो अभी भी सीज़ फायर तो हो गया, चलें गन गरज कम हो गई, लेकिन अभी मसला तो बाकी है। सर थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, और आपने हमें ज्वाइन किया। और लिबनान का इशू हमारे सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि लिबनान से प्रोलॉन्ग होती जा रही है जंग और अग्रेशन आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसी के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, एंड लेट्स जस्ट होप बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक एक दुआ करके चलते हैं कि अल्लाह पाक इस जंग से आने वाली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड और ज़राअत के डैमेज होने से रिलेटेड, वो ना हो और हम सब अच्छे से एक अच्छी दुनिया को नियर फ्यूचर में देखें। सी यू ऑन द अदर साइड। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जब भी किसी मुल्क में बिजनेस करना होता है तो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आप ज़मीनी रास्ता इख्तियार करते हैं, आप हवाई रास्ते के ज़रिए भी समटाइम्स ट्रेड होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड होती है जो सी के रास्ते, समंदर के रास्ते होती है। अब समंदर के रास्ते होने वाली ट्रेड, ऑल दो पाकिस्तान के पास एक पूरी सी लाइन मौजूद है, हमारे पास बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह पर, जियोग्राफिकली पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह पर लोकेट करता है दुनिया के नक्शे में, लेकिन अपेरेंटली हमने उतना शायद फायदा माजी में उठाया नहीं था। अब एक मौका आया है और पाकिस्तान उस मौके से फायदा उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। डिटेल्स बताएंगे आप इस वॉर के बाद क्या हुआ है? डिटेल्स ये है जी कि हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम है, हमारे पास गवादर है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और पोर्ट है कि जिस पोर्ट के ऊपर एक अदर टर्मिनल है जिसकी अभी बात हो रही थी आप जब ब्रेक पे थे, और वो कराची पोर्ट का एक अदर टर्मिनल है जिसको SAPT बोला जाता है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, लार्जेस्ट कैपेसिटी होल्ड करता है वो। और पाकिस्तानी बंदरगाहें जो हैं वो फ़ायदा उठाना शुरू हो गई इस ट्रेड वॉर के दरमियान में, कि जो चल पड़ी बिकॉज ऑफ हार्ड वॉर, जो हार्ड कॉन्फ्लिक्ट चला मिडल ईस्ट के अंदर। हमारी अच्छी बात ये थी कि हमने टाइम पे ये मिशंस तैयार किए हुए थे, और हम लोग बिजनेस एक्सपैंड करने वाला जो मुल्क है, जो एक नज़रिया रखता है कि हम लोगों ने कारोबारी दुनिया में आगे बढ़ना है और प्रोग्रेस की तरफ जाना है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट की जो वक्त आने पे अब अच्छे तरीके से काम आ रही है। अब ये तिजारती गेटवेज जो बन गए हैं, अब ये सामने आ रहे हैं एक अदद एक अच्छे सोल्यूशन के तौर पे, एक ऐसे प्रॉब्लम के कि जो दुनिया को इनसिक्योरिटी में डालने लगा था, एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे। अब हमारे पास इस चीज़ से रिलेटेड बात करने के लिए वो शख्सियत हैं जो इस प्रॉब्लम के, इस इशू के और इस टॉपिक के बिल्कुल मिडल पे हैं, और रिटायर्ड एडमिरल रियर एडमिरल सैयद मोज़म इलियास हमारे पास मौजूद हैं, जो चेयरमैन है पोर्ट कासिम के। उनको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। सलाम अलैकुम। अच्छा सर, अभी जब हम ब्रेक पे थे तो आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि हमारे पास कुछ फिगर्स हैं कि हम लोग कितना ट्रेड वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं और कितने मिलियन टन्स गुड्स के हम हैंडल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पोर्ट कासिम से शुरू करते हैं, सिंस आप चेयरमैन हैं पोर्ट कासिम के, कि पोर्ट कासिम की टोटल कैपेसिटी कितनी है, पाकिस्तान को फ़ायदा कितना हो रहा है, और फ्यूचर ऑफ एक्सपेंशन यहाँ पे क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, और वालेकुम अस्सलाम आयशा आपको भी, और मुज़म्मिल साहब आपको भी। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके रेफरेंस से एक बड़े ऑडियंस से मुखातिब हूँ, और आज मुझे मौका मिला है तो मैं आपको पोर्ट कासिम के बारे में की तफसील जो है वो आपसे शेयर करूँगा। आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया कि पोर्ट कासिम के लिए जो है वो इस वक्त क्या हमारी कैपेसिटी है और हम किस तरह की हैंडलिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि पोर्ट कासिम के ऊपर सिर्फ अगर हम ट्रांसशिपमेंट और कंटेनराइज्ड कार्गो की हैंडलिंग की बात करें तो हमारे पास एक टर्मिनल है जो कि वर्ल्ड क्लास है, कहलाता है कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, और इसके ऊपर 1.4 मिलियन TEU सालाना हैंडल करने की कैपेसिटी है, और ये TEU का जो यूनिट है ये 20 फीट इक्वल कंटेनर के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक मेजर है किसी भी पोर्ट की कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी का। तो इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो 1.4 मिलियन TEU की है पोर्ट कासिम पे, और इसके अंदर मज़ीद एक्सपेंशन की गुंजाइश है, इस तरह से कि अगर हम अपनी
पोर्ट की चैनल की डेप्थ जो है वो बढ़ा लें, जिसके साथ हम बड़े जहाज़ों को अट्रैक्ट कर सकें, तो वो अपने बड़े नंबर ऑफ कंटेनर्स लेकर आएंगे और जिसका मतलब है कि वो हमारी कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव एट कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। और इसके अलावा भी हमारे पास जो कैपेसिटीज़ हैं उसमें मुख्तलिफ बल्क और ब्रेक बल्क हैंडलिंग कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी है, जिसमें केमिकल भी हैंडल होते हैं, जिसमें गैस भी हैंडल हो रही है, जिसमें एलएनजी भी हो रही है, कार्गो भी। यहाँ पे मौजम साहब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। मैं ये सिर्फ समझना चाहूँगी आपसे, अगर हम एक थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कर लें कि फरवरी में यहाँ पर कितनी एक्टिविटी हुई एंड देन अगर हम मार्च की बात करें, इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद कितनी ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट हुई, उसके बारे में अगर आप बता सकें थोड़ा सा। ज़रूर, मैं आपको अगेन इस सवाल का बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना इस तरह से चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से जो फ़र्क पड़ा वो ये था कि वहाँ से जो निकलने वाला मेन कार्गो था वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वहाँ पे जाने वाला जो मेन कार्गो था वो कंटेनर्स का था, जो कि जबल अली, सलाला, इन वाली पोर्ट्स पे जाता था। और इनको चूँकि ये पोर्ट्स बंद हो गई थी तो इनको एक ऑल्टरनेट चाहिए था, ऑल्टरनेट पोर्ट्स चाहिए थी, जिसको कि कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम ने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, और हमने उसको चाहा कि उन चीज़ों को, उन रास्तों को फैसिलिटेट करें ताकि ये कार्गो ट्रांसशिपमेंट के तौर पे हमारे पास आए, और ना सिर्फ ये कि उनके जहाज़ों के आने से जो पोर्ट्स के इनकम में इजाफा है वो, बल्कि जो टर्मिनल्स पे वो कार्गो आएगा और रखा जाएगा तो उसके हिसाब से जो इजाफा होगा हमारी इनकम में और मुल्क की मईशत को इस्तेकाम थोड़ा सा मिलेगा। हमने उसके लिए चीज़ें फैसिलिटेट की। अब ये जो मामला सारा शुरू हुआ है, ये आपको पता ही है, फरवरी के आखिर में शुरू हुआ, 28 फरवरी टू बी एग्जैक्ट। तो मार्च और अप्रैल के 2 महीने में जो हमने अट्रैक्ट किया है वो तकरीबन इस तरह से समझ लीजिए कि पोर्ट कासिम ने अपने पूरे पिछले साल में जितना ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल किया था, हमने इस साल भी उतना ही इन 2 महीनों के अंदर कर लिया, और जो कि तकरीबन 4500 TEU पे की फिगर आती है। और ये फिगर अभी मतलब टू बी एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि ये मिलियंस ऑफ TEUs के अंदर अगर हम जाएंगे तब ट्रांसशिपमेंट का सही फ़ायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट दोनों ने अपने पास जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट की जा सकती थी, जो फैसिलिटेशन की जा सकती थी FBR और कस्टम्स के थ्रू रेगुलेशंस को चेंज करके ट्रांसशिपमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो फैसिलिटेशन की जा सकती थी अपने रेट्स को रिवाइज करके कॉम्पिटिटिव बनने के लिए रीजनल पोर्ट्स के साथ में, हमने ये सारे स्टेप्स लिए। एक ऐसी टास्क फोर्स के तहत जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, जिसके मिनिस्टर ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जिसके हेड थे और हम सब उसके मेंबर्स थे, हम सब ने मिल के ये काम किया, और ना सिर्फ किया बल्कि बहुत स्पीड के साथ में किया। क्या हमारा और भी कोई कॉम्पिटिटर था मौज़म साहब इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, इंडिया या ईरान के ऊपर? तो राइट नाउ आई बिलीव, मुझे कंफर्म नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वहाँ पर शायद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। क्या हमारा राइट नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कोई कंपेटिटर था? जी देखिए, जो जिन पोर्ट्स को ट्रांसशिपमेंट के तौर पे हम मतलब डेवलप किया हुआ था पहले से, जिसमें पोर्ट ऑफ कोलंबो है, इंडिया की 2 पोर्ट्स हैं, एक मंदरा है, एक दूसरी है ये मुंबई के पास। ये पोर्ट्स वो हैं जो कि पहले से इनके ऊपर पूरा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता था टू हैंडल ट्रांसशिपमेंट कार्गो, और ये उन शिपिंग लाइंस के लिए एक फेवर्ड डेस्टिनेशंस थी। लेकिन चूंकि उस ऐसे वक्त में जिस वक्त के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई थी, तो उनके पास जो नियरेस्ट पोर्ट्स थी, जो पाकिस्तान की पोर्ट्स थी, जो ज्योग्राफिकली ऐसी जगहों पे लोकेटेड थी कि जिसमें बहुत इजी था उनके लिए कराची पोर्ट पे या पोर्ट कासिम आना, वहाँ पे उनकी प्रेफरेंस रही, और हमने उसी प्रेफरेंस को बेहतर तौर पे जो है इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उसके लिए जितने हमारे रूल्स की चेंजेस और जितनी फैसिलिटेशन पॉसिबल थी हमने वो सारी की। सर इसी पॉइंट का क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा था कि पॉलिसीज और पेमेंट्स के अंदर हमने क्या कंफर्ट क्रिएट किया फैसिलिटेशन में? देखिए, उसमें ऐसे था कि जो हमारी अभी तक की
पॉलिसीज थी, उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट कार्गो को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था पोर्ट के ऊपर ही रखने के लिए, जो कि ऑन डॉक टर्मिनल का नाम दिया जाता है जिसको, ताकि वो जब भी वो कार्गो आए तो वो टर्मिनल पे ही रहे। लेकिन इसकी एक स्पेस की लिमिटेशन है, तो वो स्पेस की लिमिटेशन की वजह से, जो मैंने शुरू में आपको एक फिगर बताई 1.4 मिलियन TEU की, हम उस पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर ऑफ डॉक टर्मिनल्स का इजाफा किया गया, जिसके लिए रूल्स में गुंजाइश क्रिएट की गई, और वो गुंजाइश हुकूमत ने बहुत यानी उसके ऊपर तेजी से काम किया और बहुत जल्दी ये गुंजाइश क्रिएट होगी। तो ये इससे मैं चाहूंगी इस चीज़ के ऊपर आप एक कमेंट कर दीजिए कि हाउ बिग दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस पोटेंशियल को उस तरह से एग्जॉस्ट नहीं किया गया जैसे किया जाना चाहिए था। अब क्योंकि मौका मिला है, किस्मत ने मौका दिया, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सारी पोर्ट्स बड़े अच्छे से हैंडल भी कर रही हैं, तो जितने भी कार्गोज यहाँ पर आ रहे हैं, जिन जिन ममालिक के आ रहे हैं, उनके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान ने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तब्दीली के बाद क्या होगा? जी इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए इसके अंदर बहुत अच्छा सिनेरियो देखता हूँ। और ये कहते हुए मुझे ये बात भी एक ज़रूर कहनी पड़ेगी कि देखिए, एक इससे पहले, कॉन्फ्लिक्ट से पहले और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक इकोसिस्टम बना हुआ था पूरा, जो कि एंड अप होता था जबल अली पे या सलाला पे या उस पे। लेकिन ये सारी पोर्ट्स वो थी कि जहाँ पे अब जहाज़ों को जाते हुए एक फियर है, एक डर है, क्योंकि उनको उनकी सेफ्टी उनका कंसर्न है। तो जो उसके अल्टरनेट के तौर पे जो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में जो पोर्ट्स मौजूद हैं, वो या गवादर है या कराची पोर्ट है या पोर्ट कासिम है, और उसको उन पे चूंकि अब ये फैसिलिटेशन हमने कर दी है, तो ये पूरी सप्लाई चेन जो है इसके अंदर चेंजेस आनी ही आनी है। चाहे हम इसको सस्टेन कर पाएंगे, मतलब पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट में पूछना चाहता है, हम इस बिजनेस वॉल्यूम को हमने एक्वायर तो कर लिया, ये वॉल्यूम या इसका कुछ परसेंटेज इवन पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हम सस्टेन कर पाएंगे? हमारी सेल्स टीम एक्टिव है या नहीं? जी नहीं, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ जी। देखिए, दोनों पोर्ट्स के ऊपर, कराची और पोर्ट कासिम के ऊपर, और इन पर्टिकुलर पोर्ट कासिम के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, इट इज़ वर्ल्ड क्लास, इट इज़ केपेबल टू हैंडल लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर कार्गो हैंडलिंग। और उसकी अंदर जितनी डिजिटाइजेशन टर्मिनल के ऊपर है, उतना ही कस्टम्स और बाकी सारी एजेंसीज ने, पोर्ट्स ने भी सब कुछ किया। तो इसलिए हमारी कैपेसिटी और हमारी रेडीनेस इस कार्गो के लिए फुल है, और इंशाल्लाह ताला पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हम इस कार्गो को, जो कि ट्रांसशिपमेंट कार्गो है, इसको अट्रैक्ट कर सकेंगे, और इससे जो हमारी मुल्क की मईशत को फायदा होना है इंशाल्लाह ताला, वो बेबहा है। हम देखते हैं कि इन पॉलिसीज के साथ में आगे चलेंगे और पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा जी। थैंक यू मौज़म साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान को एक मौका मिल गया अपनी पोर्ट्स के बारे में, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मौजूद है उसका एक टेस्ट देने का उन तमाम ममालिक के कार्गो शिप्स को जो जाते थे सलाला या फिर UAE के बंदरगाहों के पास। पाकिस्तान भी एक ऑप्शन के तौर पर अब सामने आ चुका है। लेट्स होप जो आपने बात की कि हम सस्टेन करें इस बिजनेस वॉल्यूम को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, स्टे विद अस। Hi ladies and gentlemen, welcome back, and we are going to take a deeper dive into the matters of global concern। और उसमें ग्लोबल कंसर्न में अमेरिका, और अमेरिका के अंदर की इस वक्त सबसे पॉपुलर पर्सनालिटी जो कि डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी सियासत में एक बार फिर है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, हलचल जो है वो मची हुई है अमेरिकी सियासत के अंदर। क्यों? क्योंकि ताज़ा तरीन जो सर्वेज हुए हैं व्यूअर्स, उनके मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में एक बार फिर नुमाया कमी देखी गई है। अब ये रिकॉर्ड जो है, जो नीचे जाने का पॉपुलैरिटी के अंदर नजर आता है, ये हमें अमेरिकन हिस्ट्री में पहले भी नजर आया है, और वो भी वॉर्स की वजह से नजर आया है। पीपल लिविंग इन साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डू नॉट वांट देयर मनी टू बी इन्वॉल्व्ड इन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। अमेरिकन गवर्नमेंट का अमेरिकन अवाम के साथ मेजर मसला ही यही रहा है। और ये वादा किया था ट्रंप ने कि उनका पैसा जो है वो किसी वॉर में नहीं लगाएंगे, बट अगेन अपने 2 साल मुकम्मल करने के बाद ट्रंप जो है उन्होंने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। और अब
50 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और हम सब जानते हैं कि 60 डेज के अंदर अंदर कांग्रेशनल अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 29 अप्रैल को 60 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अमरीकी अवाम ऑलरेडी बड़े गुस्से में है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इस वॉर से निकल जाना चाहिए और इस वॉर की वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन 70% अफराद जो है उन्होंने मईशत को ख़राब करार दे दिया, जबकि 72% वो ये कह रहे हैं कि अमरीका दुरुस्त समत में नहीं जा रहा है। अब दुरुस्त समत है क्या, ये समझेंगे। महंगाई के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अहम मसला है जिसके ऊपर हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब कारकर्दगी कहाँ पर ठीक है ये समझते हैं। हमारे साथ माहीन मुस्तफ़ा मौजूद हैं जो कि अमरीकी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ चलते हैं ज़रा और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिड टर्म सर पर है, ट्रंप की मकबूलियत जो है वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है, हम ये कह सकते हैं। रिपब्लिकन्स अभी परेशान हैं या नहीं है? बिल्कुल परेशान हैं, काफ़ी नर्वस हैं क्योंकि मिड टर्म्स वाकई बहुत करीब हैं और ये लोएस्ट एवर इनका करियर लो। एक और मतलब ही कीप्स ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड ट्रम्प जो है अबाउट हिज लोअर लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलैरिटी राइट नाउ। यहाँ पे इनको अप्रूवल रेटिंग कहा जाता है, जैसे पॉपुलैरिटी ग्राफ आप लोग कहेंगे। अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ज्यादा लो हैं। थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं पोल्स, राइट? वी हैव रॉयटर्स, वी हैव एनबीसी, सीएनबीसी, CNN। तो थोड़ा अगर हम ये भी देखें कि काफी लेफ्ट लीनिंग आउटलेट्स हैं, तो आई थिंक इसको हमें देखना चाहिए। फॉक्स न्यूज इज द ओनली वन जिसने थोड़ी इन्फ्लेट करके उनकी रेटिंग्स दिखाई हैं। एंड अगेन रेटिंग्स आर रेटिंग्स, वी शुड टेक इट, these polls are I would take it with a grain of salt simply because they aren't guaranteed projections. इसका ये मतलब नहीं है कि यही होगा कि तो एक yes it definitely gives के sentiment क्या है पब्लिक का। लेकिन आपका सवाल का जवाब देने के लिए रिपब्लिकन्स जो है वो परेशान हैं डेफिनेटली, लेकिन उससे ज्यादा परेशान अमेरिकन पीपल हैं, स्पेशली बिकॉज इन्फ्लेशन और जो गैस प्राइसेस हाई हैं, दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस वॉर इन ईरान। और मैं आपसे थोड़ा ऑफर भी पहले कह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। 20 साल पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बिल्कुल लो रेटिंग्स हुई थी और वो बिकॉज ऑफ द इराक वॉर। अब ऐसा लग रहा है ट्रंप ने ईरान वॉर के साथ अपने मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है अपने करियर पे, ईरान वॉर की इराक वॉर की रिपरकशंस जो थे वो क्या थे वो भी हमें पता है, और उसके बाद किस तरह से कहा गया था कि वहां पर कुछ इस तरह के वेपन्स मौजूद हैं जो कि मैस डिस्ट्रक्टिव हैं, एग्जैक्टली, और उसको फिर मान भी लिया गया था लेकिन कभी अपोलोजाइज इस सिलसिले में नहीं किया गया। अच्छा माहीन, मैं ये जानना चाहूंगी इस वक्त ये ईरान वॉर के अंदर जाने की ये जो पॉलिसी है या जो स्ट्रैटेजी है, ये हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की समझे? आई नो मैंने आपसे ये ऑफियर भी पूछा, बट अगेन हमारे व्यूअर्स के लिए, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है या फिर रिपब्लिकन्स की एज अ पार्टी पॉलिसी है? तो जहां जब से ये ट्रंप आए हैं हमने ये देखा गया है कि जो कांग्रेशनल रिपब्लिकन्स हैं स्पेशली, वो थोड़े फॉलोअर्स हैं ऑफ ट्रंप। He is the one who makes the key decisions, probably vice president and a couple of core people, but he's the one who really does it. और अगर आप उनके ट्विटर भी देखें, काफी मर्तबा ये हुआ है कि वो डायरेक्टली लिख देते हैं, अनफिल्टर्ड होती है मैसेज, it's not gone through anyone, any of the advisors or anything. So there are some key people that are making decisions at the background. Again, these are conversations that happen behind closed doors. हम यहाँ से guess work ही कर सकते हैं, लेकिन हाँ, just to answer your question, मुझे एक और बात कहनी थी कि before I forget, 7 in 10 Americans कह रहे हैं कि ये national economy is very poor and the country is heading in the wrong direction. और जैसे आपने कहा ये wrong direction क्या है वो देखने वाली चीज है, लेकिन लोग यहाँ खुश नहीं हैं। I wanted to address a very important point. United States of America के अगर हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, establishment को देखते हैं अगर हम लोग, तो we know that it is a country, it is a nation state that was built because of immigrants. ठीक है, white man himself is an immigrant on the soil. और फिर उसके बाद आपने निकाल दिया immigrants को, आपने policies लेके आ गए, जिसके बाद fractures आने शुरू हो गए. How do you think America is dealing with these internal problems? To be honest, as a person of color myself, a Pakistani American, I'm extremely rattled. I am very frustrated. These are racist policies and I feel like that's what they should be called because that's what they are. जो mass deportation हो रही है, inhumane तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, ये गलत है। ICE एजेंट्स को डिप्लॉय करा जा रहा है, ये गलत है। और इस चीज में डिस्कनेक्ट जो है, मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी है वो भी इस चीज से अग्री नहीं करती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ।
तो ये चीज देखने में देखनी चाहिए एंड दिस इज आल्सो पेन पॉइंट। मिड टर्म पॉपुलैरिटी कम हुई है, मिड टर्म के रिजल्ट्स के अंदर भी नजर आएंगे जो पॉलिसीज अभी तक ट्रंप या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रही हैं। हमारे पास ये जो फ्रैक्चर्स इंटरनल हैं जो हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर इन स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं, और फिर उसके बाद एक्सटर्नली अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया एक डेमोक्रेटिक रूल बनाने के लिए, बेसिकली जब हेडक्वार्टर्स बनाया गया यूनाइटेड नेशंस का अमेरिका के अंदर, कितना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप मार रहे हैं बल्कि एक ग्लोबल लेवल के ऊपर भी अपने ही किए हुए एफर्ट्स को डिसमेंटल करने वाले स्टेप्स हैं ये लिए जा रहे हैं। 100%। मुजम्मिल, मैं आपसे एक बुक शेयर करना चाहती हूँ, मैं रीड कर रही हूँ आजकल, इट्स कॉल्ड ऑटोक्रेसी इंक। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है जो बताती है कि डिक्टेटरशिप्स जो है हाउ डू दे वर्क। अगर हम ट्रंप का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम पुतिन का एग्जांपल ले लें, दे आर दीज ग्लोबल नेटवर्क्स जिससे करप्शन अलायंसेस जो बनती हैं, देयर आर नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज एज वेल। इसलिए इतना मुश्किल होता है एक डिक्टेटर टाइप इंसान को हटाने के लिए, बिकॉज ही हैज गॉट दीज नेटवर्क्स दैट आर लाइक अ वेब ऑल ओवर द ग्लोब। इट्स अ वेरी आई ओपनिंग बुक, और जो आप सवाल कर रहे हैं ये इसमें इसका बिल्कुल जवाब है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन ये एक नैरेटिव प्ले होता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात कही कि इराक में कहा था वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कभी मिले नहीं, यहाँ पे भी कहा गया है कि यू नो द रीजन व्हाई ईरान वॉर पे हम गए थे कि इट्स अ थ्रेट, इट्स अ इमिनेंट थ्रेट। यू नो ये नैरेटिव प्ले है, ये लफ्ज कहे गए हैं, देयर आर थ्रोन आउट देयर टू मेक अ केस एंड देन honestly challenge international law and go and attack sovereign countries. UN कहाँ है, इंटरनेशनल लॉ किधर है? मतलब इस किताब में ये लिखा है कि जानना चाहूंगी CIA कहाँ है जहाँ से ये इंटेलिजेंस आ रही होती है, क्योंकि अगर इराक के अंदर गलत साबित हुई, यहाँ पर बाद में ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे तो मेरी टीम ने कहा था कि वो बहुत ही इमिनेंट थ्रेट है और बस एक हफ्ते के अंदर उनके पास वॉरहेड्स आ जाएंगे और फिर वो इंटरकॉन्टिनेंटल भी हो सकता है कोई दोस्त उनकी मदद कर दे। तो CIA की अपनी इंटेलिजेंस कितना डेंजरस है ये कि इस तरह की गलत फहमियों के ऊपर आकर अमेरिका किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक कर दे। बिल्कुल, एंड आई वांट टू बी रियली रियली केयरफुल। जब हम अमेरिका कहते हैं, हम सिर्फ अमेरिकन करंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा अमेरिका इज अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक दैट यू नो डिस्कनेक्ट एज वेल, कि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जहां तक आपने CIA बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ना माहीन, प्रॉब्लम ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये एडमिनिस्ट्रेशन इराक, लिबिया, अफगानिस्तान पहले भी हो चुका है। एक बुक है क्रिस्टोफर कैली की अमेरिका इन वेव्स, उसमें उसने बताया कि ऑलमोस्ट कोई कंट्री ऐसी बची नहीं है जिसके अंदर अमेरिका ने इन्वेड ना किया हो, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेजन हो या फिर किसी जरिए से इनडायरेक्ट इन्वेजन हो। तो ये तो मतलब हम देखते ही आए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आना चाहूँगी, ये जो कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए, अब 60 दिन होने वाले हैं, 2 महीने होने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक? जो ट्रंप है वो 30 डे की रिक्वेस्ट करेंगे इसकी एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन लाइक विड्रॉल करने के लिए अपने जो सारे शिप्स और सारे फौजी इस वक्त सी में मौजूद हैं? अभी तो ये बिल्कुल देखने वाली चीज है। यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ट्रंप इज कि वो कभी ट्वीट करते हैं एक चीज और उसकी फिर 180 डिग्री ऑपोजिट बात करते हैं थोड़ी देर बाद। तो यू नो यू कांट रियली यू नो टेक हिज वर्ड एंड गो विद इट। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जो एक बहुत बड़ा डिवाइड विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी भी है बिटवीन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स, मॉडरेट डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, जिसकी वजह से हम इस तरह का दिन देख रहे हैं जिसमें रिपब्लिकन्स का इतना राज है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग ऑल दैट ही वांट्स टू डू, राइट? बिकॉज हमने हाउस और सेनेट में देखा है कि जो ट्रंप कहते हैं वो उनको एज अ फॉलोअर होते हैं, नो वन रियली चैलेंजेस हिम देयर। तो आई थिंक ये वाली चीज भी देखने की जरूरत है कि यू नो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो ट्रंप को फॉलो कर रहे हैं या एपैक की तरफ से प्रेशर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनकी जो सपोर्ट है वो दोनों पार्टीज के अंदर मौजूद है, या उनका there is the script, there is the execution and then the approval. बहरहाल ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि डोंट रश मी ऑन ईरान, राइट ना वो ये कह रहे हैं। माइन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इतना इंपॉर्टेंट इनपुट हमारे साथ करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। This segment is brought to you by Chuktai Lab. जी, सेहत से आगे और इसमें आपकी सेहत की हमने बात करनी है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तेज रफ्तार दौर में हम जी रहे हैं, वक्त बहुत ही कम होता है हर किसी के पास। जिससे बात करो वो कहता है आजकल बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, ट्रैफिक का दबाव अपनी जगह होता है और फिर रोजाना की जो हमारी मसरूफियात होती है ना, उनकी वजह से सबसे लो प्रायोरिटी पर चली जाती है हमारी सेहत। अगर डॉक्टर हमें लिख के दे कि भाई ये टेस्ट करवा के लाना है,
तो अक्सर हम इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि भाई वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिल रहा, मसरूफ ऑफिस से था और टाइम इस है। वजह से हम अपने टेस्ट नहीं करवा सके। लेकिन अब हुआ ये है, बल्कि होता आ रहा है कि अगर आपको वक्त नहीं मिलेगा हॉस्पिटल जाने का, लैब जाने का, अपना टेस्ट करवाने के लिए, तो आपके घर के अंदर ही सैम्पलिंग हो सकती है। अभी सैम्पलिंग कौन करवा रहा है? अब सैम्पलिंग से रिलेटेड ये जो हम लोग आपके पास अपने सेगमेंट के अंदर लेके आ रहे हैं न्यूज़, यहाँ पे एट द फोरफ्रंट है चुगताई लैब। और चुगताई लैब से हमारे पास कंट्री हेड ऑपरेशंस मिस अंबर फिदा मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। और आई होप आज सुबह की चाय आपके लिए मज़ेदार हुई होगी। इसी के साथ पहला सवाल, और वो ये कि कितना आसान बना दिया चुगताई लैब ने हमारे टेस्ट्स, ब्लड टेस्ट्स और दीगर टेस्ट्स जो है उनकी सैम्पलिंग को घर से करवाने में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सो अगर हम चुगताई लैब हेल्थ केयर की बात करें, सो हमारा हमेशा से ये गोल रहा है कि हम पेशेंट के लिए एक्सेसिबल, कन्वीनियंट हेल्थ केयर सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें। तो चुगताई लैब की जो होम सैंपल कलेक्शन सर्विस है वो हमारे इसी गोल के साथ अलाइंड है। सो अगर आप कभी भी टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप देखते हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो किसी भी नियरेस्ट लैब के ऊपर अपना टेस्ट करवाते हैं जी। तो होम सैंपल कलेक्शन सर्विस के अंदर ये होता है कि हमारा ट्रेंड फिलवॉटमिस्ट आपके घर, आपकी कंफर्ट के ऊपर हमारा सैंपल, आपका सैंपल कलेक्ट करने आता है। और ना सिर्फ वो आपका सैंपल उन्हीं स्टैंडर्ड्स, उन्हीं SOPs और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के साथ कलेक्ट करता है जिस तरह वो हमारे किसी भी कलेक्शन सेंटर पे करता है। सो अब आपको टेस्ट करवाने के लिए लैब आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हम एक कॉल के ऊपर हमारे नुमाइंदे को अपने घर बुला सकते हैं। और हमेशा ऐसा भी होता है कि हमारे पेशेंट्स का ये ख्याल होता है कि जितना हमारा चुगताई लैब का नेटवर्क है उसके अंदर प्रॉबेबली कि हमारे शायद नियरेस्ट लैब से ही कोई नुमाइंदा उनके घर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चुगताई लैब की होम सैंपल कलेक्शन सर्विस है उसके लिए हमारे पास पूरे नेटवर्क में एक डेडिकेटेड फ्लीट में राइडर्स मौजूद होते हैं जो हर वक्त ऑन टाइम होम सैंपलिंग की सहूलत को पेशेंट्स के घर में मुहैया करते हैं। सो इस तरह से हम अपने पूरे पाकिस्तान में इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट द सैंपल्स, जब वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे होते हैं किसी के घर से लैब तक, तो रास्ते के अंदर वो तमाम सहूलतें, वो तमाम प्रोटोकॉल्स जो चाहिए होते हैं किसी भी सैंपल को महफूज रखने के, ताकि इर्द गिर्द का माहौल उसके साथ इंटरेक्ट ना करे, उसकी सर्विस के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत से पेशेंट्स और कस्टमर्स के माइंड में हमेशा ये आता है कि अगर हम घर पर किसी को सैम्पलिंग के लिए बुलाते हैं तो हमारा सैंपल कितना महफूज है, क्योंकि एक्यूरेट डायग्नोसिस और इंटेग्रिटी ऑफ सैंपल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो जिस तरह से ऑलरेडी हमारा पूरे नेटवर्क में इतने कलेक्शन सेंटर्स हैं, हमारा एक बहुत डेडिकेटेड कोरियर का फ्लीट वर्क कर रहा है। जिस तरह हमारा राइडर का फ्लीट है जो घर जाके सैंपल कलेक्ट करता है, हमारे हर सेंटर के ऊपर एवरी 2 आवर्स एक कोरियर की सर्विस भी अवेलेबल है। सो जब भी एक राइडर आपके घर से सैंपल कलेक्ट करता है, सबसे पहले तो उसकी एंट्री ऑन साइट होती है। तो ऑन साइट का मतलब है कि आपको उसी वक्त एक डेडिकेटेड QR कोड असाइन हो जाता है, एक ID असाइन हो जाता है, ताकि पेशेंट को तसल्ली हो कि मेरा सैंपल रजिस्टर है। उसके बाद राइडर को एक डिफाइंड टर्न अराउंड टाइम के अंदर वो सैंपल अपने नियर बाय चुगताई लैब के कलेक्शन सेंटर में ड्रॉप करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक राइडर आपके घर पर आएगा, सैंपल लेगा और वो पूरा दिन डिफरेंट घरों में सिर्फ सैंपल लेगा और डे एंड के ऊपर आपका सैंपल ड्रॉप करेगा, बल्कि बैक एंड के ऊपर हमारी एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग ऑल द टाइम हो रही होती है कि इस डिफाइंड 2 to 3 आवर्स के अंदर उस राइडर ने नियर बाय कलेक्शन सेंटर पे वो सैंपल ड्रॉप करना है। और उस नियर बाय कलेक्शन सेंटर से जो पूरे नेटवर्क में हमारा कोरियर का फ्लीट भी इस वक्त काम कर रहा है, उसको वो स्टैट लैब में बहुत सेफली एंड एक्यूरेटली पहुंचाते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर मेंटेनेंस वगैरह जो है वो आपने बड़े क्लियरली बता दिया कि वो मेंटेन रखी जाती है, बिकॉज एक गिवन टाइम के अंदर लेके जाना होता है चीज़ को। अब बिलफर्ज मैं काम करता हूँ, मेरा ज़्यादातर दिन का टाइम जो है वो ऑफिस में गुजरता है, फिर इसके बाद और बिजनेसेस हैं जिनमें हाथ डाला हुआ है, मैं लेट फारिग होता हूँ। रात को भी सैंपल करवा सकते हैं अपना, या सिर्फ डे टाइम ऑफिस आवर्स तक है ये? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये कन्वीनियंट एट योर डोर स्टेप है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमें कहेंगे कि जी मैंने ऑफिस आवर्स में कराना है, सो रात के अगर 8 बजे भी आप सैंपल करवाना चाहते हैं तो हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर की बात करें, सो हमने पेशेंट्स की डिमांड की बेसिस के ऊपर इस सर्विस को 24 आवर्स अवेलेबल रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत रिक्वेस्ट आती थी रात के 8 बजे भी, 9 बजे भी, 10 बजे भी, और हमने उस नीड को मद्देनजर रखते हुए 24 आवर्स
और इसको लाहौर में स्टार्ट किया। इसके अलावा बहुत से शहरों में ये सर्विस सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भी अवेलेबल है, कुछ शहरों में 12 बजे तक भी है। सो लोकल नीड के मुताबिक अगर हमें लगता है कि पेशेंट की हमें डिमांड आ रही है कि हमें इस टाइम पे सैंपल कलेक्ट करवाना है, तो हम अपने सर्विस टाइमिंग्स को अकॉर्डिंगली एक्सटेंड करवा देते हैं। सो इस तरह से हम इस सर्विस को सिर्फ एक डेडिकेटेड आवर में या टाइम में नहीं रखते, बल्कि पेशेंट के जो वो स्लॉट चाहता है, और हम ये भी नहीं एनफोर्स करते कि जी आप इतने बजे ना करवाएं, हम इतने बजे आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर हमें वो कहता है कि इतने बजे हमने अपना विजिट करवाना है, सो हमारी जो टीम है वो कमिटेड होती है कि हमने इसको ऑन टाइम डिलीवर करना है, बिकॉज कमिटमेंट इज समथिंग दैट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन। एंड वी नो दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि पेशेंट के स्केड्यूल के बहुत बड़ा है, अंबर बहुत बड़ा है, पूरे मुल्क में फैला हुआ है। ये वाली सर्विस जो है होम सैम्पलिंग की, ये कौन कौन से शहरों के अंदर मौजूद है? तो अगर आप इस सर्विस की बात करें तो हमारे पास 50 से ज़ायद मुख्तलिफ शहरों में ये सर्विस मौजूद है। आपके पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर, रहीम यार खान, एबटाबाद, यू नेम इट, और हम मैक्सिमम और मेजॉरिटी ऑफ शहरों में ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। और पूरे नेटवर्क में इस वक्त डेडिकेटेड 250 राइडर से ज़्यादा का फ्लीट अवेलेबल है जो इस सर्विस को ऑन टाइम पेशेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर होम सैम्पलिंग की सर्विस को। अच्छा, लाहौर ही है जहाँ पे 24 आवर्स है, या फिर बड़े शहर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह बड़े शहरों में आप लोगों ने 24 आवर्स रखा हुआ है? तो अभी के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि हमें कहाँ से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। सो लाहौर में अभी ये 24 घंटे ये सर्विस अवेलेबल है, और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अगर हमें लगेगा कि और शहरों में भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम डेफिनेटली इसको जहाँ पे ज़रूरत होगी उसको 24 घंटे में ज़रूर करेंगे। लेकिन अगर 11 बजे का भी लास्ट विजिट बुक होता है, सो हमारी टीम को अगर 11:30 भी हो जाए, 11:45 भी हो जाए, सो हम लास्ट सैंपल की कलेक्शन को कलेक्ट करके उसको टाइमली स्टैट लैब पहुंचा कर ही अपनी सर्विस को अकॉर्डिंगली क्लोजर देते हैं। अच्छा अंबर, ये बताइए कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जिनकी होम सैम्पलिंग हो जाती है और कौन से ऐसे जिनकी होम सैम्पलिंग अवेलेबल नहीं होती है? वो इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हैं उनके बारे में बता दीजिए। बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे रूटीन टेस्ट, बहुत से केमिस्ट्री के या हेमाटोलॉजी के ऐसे टेस्ट अवेलेबल है जो कि आराम से आप घर पर करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट जिसके अंदर आपका सैंपल विद इन 10 और 15 मिनट्स आपने स्टैट लैब में पहुंचाना होता है। फॉर एग्जांपल जीटीटी है, सीमन एनालिसिस का टेस्ट है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें सीटीबीटी का एक टेस्ट है, आपका फ्रोज़न सेक्शन है, आपके इस तरह के और एफएनएसी का प्रोसीजर है, तो बोन मैरो के प्रोसीजर्स हैं। सो ये वो प्रोसीजर्स हैं, और इस तरह एसीटीएच सिमुलेशन और इस तरह के कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें ऑन साइट मेडिकेशन देनी होती है, उसके बाद सैंपल कलेक्ट करना होता है। सो वो ऐसे टेस्ट हैं जिनको एडमिनिस्टर आपको स्टैट लैब में ही करना होता है। सो सिर्फ वो वाले टेस्ट ऐसे हैं जिनको हम स्टैट लैब में परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा सारे रूटीन टेस्ट जो हैं वो आप आराम से होम सैम्पलिंग में करवा सकते हैं, और बुकिंग के दौरान में आप आराम से हमारे मेन्यू में भी देख सकते हैं कि कौन से टेस्ट हैं जो घर पर हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। ऑलराइट, थैंक यू जी, आपने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आगाह किया और आपने ज्वाइन किया अपनी मॉर्निंग में से टाइम निकाल के। वेल व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने सैंपल्स करवाने हैं तो अब आप लोगों को सैंपल्स टाइम की वजह से डिले करने की ज़रूरत नहीं। अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके अपने लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और जिस तरह से दुनिया के अंदर अभी तक हम आपको बता रहे थे कि लड़ाई झगड़े और भड्डे चल रहे हैं, लेकिन नेशन स्टेट्स के दरमियान में चल रहे हैं और बड़ा बड़ा लॉस किया जा रहा है कारोबार का हर तरफ। इसी तरह से कुछ ऐसे भड्डे भी हैं जिनको हम लोग एंटरटेनमेंट की निगाह से देख सकते हैं, कुछ ऐसे झगड़े भी हैं, और वो फ्रेंडली मैचेस थे लेकिन इंटरेक्शन खासा फ्रेंडली नहीं था। अब ये 34वां मैच जो PSL का है, इसके अंदर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी कर दिया गया है और खिलाफ वर्जी हुई है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, जो मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ के दरमियान हो गई है। क्यों? क्योंकि आमिर की एग्रेसिव बॉलिंग, आमिर की स्विंग और आमिर का जज्बा जो उसकी बॉलिंग के पीछे होता है उससे तो हम सब मुतारिफ हैं ही हैं, लेकिन आमिर ने किया इशारा
और उस इशारे को बुरा मना लिया हमारे बैट्समैन ने, और फिर बैट्समैन इशारा था? वो इशारा था जी बैक टू द पवेलियन का, ठीक है। और फिर बैट्समैन साहब बल्ला उठाते हुए आए हैं फहीम, और उन्होंने आके कहा है कि ये जबान तुमने क्या इस्तेमाल की है जिसके ऊपर फिर दोनों को छुड़वाना पड़ा, नहीं तो बल्ला गेंद के बजाय आमिर पे चल जाता, जो कि हमारे लिए बहुत बेइज्जती का बायस बनना था। अल्लाह का शुक्र है कि ये लड़ाई अवॉइड कर ली गई। आपको ये लड़ाई कैसी लगी? लड़ाई होती है, हम तो फिर अब देखें ना, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को इशारा कर रहे थे या कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, तो डेफिनेटली उसको हमने अपनी खबर का हिस्सा बनाना होता है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके फाइनली रावलपिंडी ने एक मैच जीत लिया। क्या बात है, फाइनली जीत लिया रावलपिंडी ने। और ये मैचेस इस वक्त चल रहे हैं ना, मुजम्मिल अभी ब्रेक में मुझे कह रहे थे, भट्टी साहब ऐसे हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, मुजम्मिल ब्रेक में अभी मुझे कह रहे थे कि ये तो ना बहुत ही एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है इस PSL के अंदर, ये जो नया एडिशन शुरू हुआ है, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना उन मैचेस में होती है जो ग्राउंड्स में हम खुद खेल रहे होते हैं, टेबल मैचेस। इसका रीज़न एक तो हमें नज़र आ रहा है कि शायकीन मौजूद नहीं है वहाँ पर ग्राउंड्स के अंदर, दूसरा ये कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, अगर हम सिर्फ एक साल की बात कर लें, उसमें बहुत कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया है बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर भी, क्या वो भी एक रीज़न है? सबसे पहले तो मुजम्मिल और आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ की जो लड़ाई हुई थी, उसमें मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, जिनका वेस्ट इंडीज से ताल्लुक था, कल रात उन्होंने दोनों प्लेयरों पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड में गर्मी ज्यादा थी, दोनों फास्ट बॉलर हैं, हो सकता है कहीं इनकी पुरानी राइवलरी हो, हीट ऑफ द मोमेंट था। लेकिन देखें, जो असल आपका सवाल था, PSL में मैचेस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। कल रात को जो हमने कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच देखा, बहुत जबरदस्त मैच था, और फिर खुशदिल शाह ने उसको सिंगल हैंडेडली कराची किंग्स को जितवा दिया। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज जो मिसिंग है, जो थोड़ा सा उन्होंने ब्रॉडकास्टर ने ऑडियो इफेक्ट के जरिए पूरी करने की कोशिश की है, वो है क्राउड का फ्लेवर जो है आयशा और मुजम्मिल, वो एक डिफरेंट चीज होती है कि 25-30 हजार लोग बैठे हों, प्लेयर भी उससे एंजॉय करते हैं, आप टीवी पर देख रहे हो, वो जो विजुअल्स आते हैं, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई जज्बाती होकर नारे लगा रहा है, वो चीज मेरे ख्याल मिसिंग है। और कहीं कैमरामैन का इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोगों की तरफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक जो पॉइंट अभी आयशा कह रही थी, थोड़ा सा बिल्कुल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस जो हैं, और फिर जो नेगेटिव चीजें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ रही है ना, अब ये 2 दिन पहले मोहम्मद नवाज वाला जो वाकया हुआ, जो उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, ये भी देखें ना, नेगेटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ गई। तो इन चीजों से मेरा ख्याल हम लोग अवॉइड करें। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, वो वर्ल्ड वाइड उसकी रिकग्निशन तो है। अब इंडिया जो पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने के लिए बार बार बात कर रहा था, ICC ने बात की, श्रीलंका ने पाकिस्तान से कहा कि वो मैच खेले, तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी दुनिया में स्टैंडिंग तो है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट का नाम भी है। लेकिन हमारी क्रिकेट अभी मुश्किल में तो है, लेकिन इतनी मुश्किलात से दो चार नहीं हुई है जितनी हमारे दाएं बाएं बांग्लादेश और श्रीलंका में हालात हैं। सर, रावलपिंडी वालों की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? अभी जो रिसेंट विन है रावलपिंडी वालों की, एक बड़ा ओमन था जो इन्होंने तोड़ा है, एक रीत बनती जा रही थी, तो इसके खिलाफ, इसके आपको ओपिनियन आपका क्या है इस बारे में कि ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? इन लोगों का एंड भी करीब आया खड़ा है, अब तो इन्होंने फेस सेविंग करनी थी अपनी। हम फ्यूचर देखते हैं, अगर PSL का यही टीम, यही लोग किसी और टीम की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनेगा? मुजम्मिल, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि रावलपिंडीज हमेशा डोमिनेट करते हैं, तो क्रिकेट में भी कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी बड़ी टीम 137 रन पर आउट होकर मैच हार गई। देखिए, रावलपिंडी के लिए अब नथिंग टू लूज, कुछ बचा नहीं है, लेकिन पार्टी स्पॉइलर है। कल उन्होंने इस्लामाबाद के रंग में भंग डाल दिया। इस्लामाबाद की टीम को जो 2 पॉइंट मिलते तो शायद वो थ्रू कर जाते प्लेऑफ के लिए। अब इस्लामाबाद की टीम को आखिरी दोनों मैचेस जीतना पड़ेंगे, बल्कि आज हैदराबाद किंग्समैन को उनको हराना पड़ेगा। तो उन्होंने मैच तो जीत लिया, मोहम्मद रिजवान ने 45 रन भी बना दिए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए,
लेकिन वो दूसरी टीम की पार्टी को खराब करने में कामयाब हुए, क्योंकि वो तो यानी कि आप कह रहे हैं सर, ये जो आईजेपी रोड, इस्लामाबाद की जो आईजेपी रोड है उसके एक तरफ है इस्लामाबाद और दूसरी तरफ है रावलपिंडी, और इन दो कल्चर्स का आपस में क्लैश है जो पूरे पाकिस्तान पे मशहूर है और इस इलाके के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पिंडी डोमिनेट कौन करता है मुदम्मिल? डोमिनेट कौन करता है? डोमिनेट पिंडी करता है, लेकिन मसला यही है ना कि पीएसएल के अंदर पिंडी डोमिनेट नहीं कर पाया। अच्छा, कराची का मैं जिक्र करना चाहूंगी भट्टी साहब। कराची में नहीं जीत पाई होम ग्राउंड के ऊपर, लेकिन लाहौर आते ही जो है ना उन्होंने लाहौर को हरा दिया। तो ये क्या इनकी सोर्सरी है, क्या ये गिदड़ सिंह कि कराची में नहीं चल पाए ये और यहाँ पर आकर लाहौर में आकर इन्होंने लाहौर को हरा दिया? देखो, एक जो मैं बात आपके सवाल से पहले बताने जा रहा था कि कल रात का जो रिजल्ट आया कराची और लाहौर के मैच का, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इसलिए कि कोयटा के इस वक्त 6 पॉइंट्स है। अगर वो आखिरी मैच जीतते भी हैं तो 8 पॉइंट्स पे फिनिश करेंगे, लेकिन 8 पॉइंट वाली कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन, तो मेरा ख्याल कोयटा का भी खेल खत्म हो गया। हैदराबाद के पिंडीज के साथ साथ कोयटा की टीम जो है वो भी अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में कराची की टीम ने कराची में क्रिकेट बहुत बुरी खेली। एक तो डेविड वार्नर फैक्टर था। डेविड वार्नर पहले ऑस्ट्रेलिया गए ईस्टर मनाने, वहां फिर उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उनके ऊपर केस बन गया। एक मैच खेले, फिर जब वापस आए तो अनफिट हो गए, फिर 3 मैच उन्होंने मिस किए। फिर पहले 3 मैचेस में जो उनके मेन बॉलर थे एडम ज़ेम्पा, अब एडम ज़ेम्पा कल भी मैच नहीं खेले, वो भी फॉर्म में नजर नहीं आया। लेकिन मेरे ख्याल में कल जिस तरह की डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस है, देखिए 40 साल के हैं, जिस तरह वो फील्डिंग में डाइव मार रहे थे, जान मार के उन्होंने एक छक्के को 2 रन में कन्वर्ट किया। फिर आप देखें, वो कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए। डेविड वार्नर आखिर तक खड़े रहे, 63 रन उन्होंने बनाया, लेकिन पहले वो मोइन अली को कहते रहे कि आप हिटिंग करें, दरमियान में आजम अली ने और आजम खान ने छोटी सी इनिंग्स खेली, और आखिर में इस मैच को जो 17 गेंदों पर 44 रन बनाए, खुशदिल शाह ने फिनिश किया। तो मेरे ख्याल में डेविड वार्नर फैक्टर जो है, ये चीज मिसिंग थी कराची में। अब ये कहने को तो आयशा कहा जाता है कि कराची होम ग्राउंड है, लेकिन अब ये होम एंड अवे पे पीएसएल हो नहीं रही। अब देखिए ना, कराची का होम ग्राउंड तो नेशनल स्टेडियम होना चाहिए। वो अपने आखिरी 3 मैचेस खेल रहे हैं लाहौर में, तो मेरे ख्याल में अब ये होम एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट दुनिया भर की लीग्स में होता है, पाकिस्तान में एक तो ग्राउंड्स की कमी है, फिर हमारे कुछ हालात ऐसे हैं, ये चीज तो अब कहना ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे कराची की परफॉर्मेंस कराची में देखकर ऐसा लग रहा है भट्टी साहब कि कराची की टीम जो है ना वो भी शुक्र अदा कर रही होगी कि फाइनल जो है, अगर वो इंशाल्लाह आ जाते हैं फाइनल के अंदर, तो फाइनल लाहौर में खेला जा रहा है, सो दैट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। थैंक यू सो मच भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और पीएसएल के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सामने पहुंचाने के लिए। जनाब, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी अहम सेगमेंट्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको शहर कायद रोशनियों के शहर लेकर चलते हैं, जहां पर एक बहुत अहम मामला है और वो ये कि ट्रैफिक का निज़ाम करना है बेहतर। कानून पर मौसल अमल दरामद के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था और वो था ई चालान का, यानी कि खुदकार निज़ाम जिसके ज़रिए आपके घर तक चालान पहुंच जाएगा अगर आपने ट्रैफिक की कोई खिलाफ वर्जी की है। तो फिर अब मकसद ये था कि जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर शफाफियत लेकर आई जाए। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई रिश्वत के केसेस जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा खबरें आया करती थी पहले, उसको कम करना है। एक तरफ तो अब ये निज़ाम चल रहा है और इत्तलात ये आ रही है कि काफ़ी मिला जुला रद्द-ए-अमल शहरियों के अंदर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ शहरियों की बड़ी तादाद काफ़ी शिकवे शिकायत का भी शिकार है, और वो शिकवे शिकायत क्या हैं जो आ रही हैं, इदारा जिसका शिकार है और हमारे शहरियों की तरफ से आ रही हैं, वो शिकायत ये आ रही हैं कि कभी कभार प्लेट नंबर गलत होता है, कभी रास्ता ठीक नहीं होता, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है, चलान 5 से 10 हज़ार का होता है, उसकी पेमेंट को हम लोग जाके माफ़ करवाने लगते हैं तो कुछ अरसे बाद पता चलता है हुई नहीं थी। सिस्टम के अंदर कुछ फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन इसके साथ अच्छी खबरें भी हैं। ट्रैफिक चलान्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं तो एक्सीडेंट्स में भी कमी आ गई है, लोगों की जान भी बच रही है, लोग बेहतर तरीके से ड्राइव भी कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ बेहतरी भी आई है। डिटरेंस के लिए शुरू किया गया था ये सिलसिला, वो अब असर करता हुआ नजर भी आ रहा है। तो इसके ऊपर मजीद जान लेते हैं, क्योंकि जो शहरी हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी बात करें कि भाई जब
सड़कें ठीक मौजूद नहीं हैं, जो अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें वो मौजूद नहीं है, लेन मार्किंग मौजूद नहीं है, तो फिर पहले उनको ठीक करना चाहिए था, ना कि इस सिस्टम को लॉन्च कर देना चाहिए था। क्या ये ऑर्डर ठीक है जिस तरीके से ये सिस्टम लाया जा रहा है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, DIG ट्रैफिक पुलिस कराची हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उससे ये सारी बातें कहते हैं, ये सारे सवाल पूछते हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जब से ये लॉन्च हुआ है ई चालान का सिस्टम, तब से लेकर अब तक क्या रेट करेंगे? सक्सेस रेट जो है इसका वो क्या है? देखें, इस तरह से कोई ऑब्जेक्टिव किस्म की तो एनालिसिस नंबर्स में मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसमें ये ज़रूर हुआ है कि लोगों ने सीट बेल्ट बांधना शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पर हमारे कैमरे हैं वहाँ पर मोटर बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट्स लगा रहे हैं, वहाँ पर रेड लाइट को जंप नहीं कर रहे। वन वे की वायलेशन वहाँ से ख़त्म हो गई है। लेकिन एट द सेम टाइम कराची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा बड़ा शहर है, तो वहाँ पर चूंकि अभी सिर्फ 10 से 15% कराची के अंदर ये कैमरे इंस्टॉल हुए हैं और ये सिस्टम फेसलेस ट्रैक का लागू हुआ है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि इस साल तकरीबन 2200 और कैमरे लग रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रोल आउट होगा, तो वहाँ जहाँ जहाँ ये पहुँचेगा वहाँ भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये लगा है वहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है, लोगों ने अपनी सेफ्टी को मलूज़ खातिर रखते हुए चीज़ें जो है वो बेहतर कर ली हैं, और जहाँ नहीं है नेचुरली वहाँ पर हमने मैनुअल टिकटिंग सिस्टम खत्म कर दिया हुआ है। शाह साहब, एक्सीडेंट्स में भी कमी आई? सॉरी, एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है? एक्सीडेंट्स में तो खातिर खा कमी आई है। अगर हम कंपेयर करें इस ट्रैक से 5 महीने पहले के एक्सीडेंट्स को और 5 महीने अभी इसको सिस्टम को, तो देयर इज अ 30% ड्रॉप in the number of deaths, and maybe more than 30% in the number of injuries. If we talk in figures, तो मेरे पास इस वक्त figures हैं, accidents जो हैं they are down by a figure of 89 from 418 to 329. Like 89 lives जो हैं हमने वो बचाई हैं इस सिस्टम के बाद, क्योंकि ये जो रजीम है ये ज़्यादा यानी कि बिलीव करती है स्लो ड्राइविंग में, और टिकटिंग इशू होती है ओवर स्पीडिंग वालों को। सिमिलरली अगर हम इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स देखें तो वो नंबर मेरे पास है, पहले 611 इंजरीज हुई थी ट्रैक से 5 माह पहले, और अब 5 माह में 496 हुई हैं, यानी कि ड्रॉप ऑफ मोर देन 100। तो यू सी ये एक आपका KPI है जिससे हम गेज कर सकते हैं कि किस तरह से ये हमें हेल्प कर रहा है। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे ना बड़ा प्रॉब्लम था ऑन रोड डेथ्स का, जो कि मतलब रेड लाइट जंप करने की वजह से बाइक गाड़ी में आके लग गई, या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई और इस तरह के मामला। लेकिन जो कंप्लेंट्स इसके बरक्स जो आ रही हैं हमारे पास, वो ये आ रही हैं कि नंबर प्लेट गलत आइडेंटिफाई कर ली इलेक्ट सिस्टम ने, चलान गलत बंदे को चला गया, या फिर जो चलान है वो जाके अगर माफ़ करवाने लगे हैं या अगर उन्होंने जाके कहीं बात की है तो वो चीज़ सिस्टम में उसका इंदराज ठीक तरीके से नहीं हुआ। इन गैप्स को कैसे फिल करेंगे? देखें, इस तरह के इश्यूज ना हर सिस्टम जो नया आता है उसमें होते हैं, एंड इट इज़ लेस देन अ परसेंटेज। यानी कि अगर आपको 100 टिकट्स हम इशू कर रहे हैं तो उसमें 1 या 2 हार्डली इस तरह होती हैं जिनमें ये इश्यूज आते हैं, क्योंकि सारा ऑटोमेटेड है और इसमें कहीं कहीं पर सीट बेल्ट लोगों ने पहनी होती है, लेकिन कंट्रास्ट ऐसा होता है बेल्ट का और कपड़ों का कि जो सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता और उनको टिकट इशू हो जाता है। सिमिलरली अगर 9 और 8 जो है ना बिल्कुल ही करीब होते हैं एक दूसरे के, तो वो उसको रीड किया 8 को 9 या 9 को 8, तो वो भी गलत लोगों के पास चला जाता है। लेकिन हैविंग एडमिटेड दिस, हमने पूरे सिस्टम में एक तो 1915 कॉल सेंटर की हेल्प रखी हुई है, लोग वहाँ कॉल कर सकते हैं, अपने टिकट्स को डेफर करा सकते हैं, और फिर हमारे पूरे शहर में 11 मकामात पर सहूलत सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग जाके किसी भी टिकट को चैलेंज कर सकते हैं, और फिर हमारे कमेटी है जो इसको रिजॉल्व करती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें रेजोल्यूशन होता है, वी डोंट इवन कॉल द सिटीजन, जहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट होता है देन वी कॉल देम। So in most of the cases their issue stands. अच्छा सर, एक इशू मेरे माइंड में आ रहा है कि व्हाट इफ आई एम अ बाइक ओनर, मेरे पास अखराजात इतने नहीं है कि मैं 10,000 रुपये अपनी माहवार तनख्वाह में से निकालूं, हो सकता है मेरे 4 बच्चे हैं और मैं माशी तौर पे इतना हूँ ही नहीं कि मैं वो पे करूँगा, तो मैं उस सिचुएशन में अगर नहीं चलान पे कर पाता
तो व्हाट बिकम्स ऑफ माय रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, माय ड्राइवर्स लाइसेंस, इनसे रिलेटेड फिर क्या स्टेप है जो लिया जाएगा इदारों की तरफ से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको क्लियर करें हम कि मोटर बाइक का जो टिकट है वो 2500 रुपया है। ये 10,000 वैसे ही लोगों ने मशहूर किया हुआ है। सो इफ़ यू कमिट मिस्टेक और वायलेशन तो पहला टिकट आपका डेफर हो जाता है। लेकिन इफ़ यू कीप ऑन नॉट वेयरिंग द हेलमेट तो जब नेक्स्ट टाइम लगेगा तो आपको टिकट तो पे करना है। अगर आप नहीं कर पाते 2500 रुपया पे तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम से इन अ कपल ऑफ मंथ्स टाइम ये लॉ हमें पाबंद करता है कि ऐसी गाड़ियों को हम डिटेन कर सकते हैं। और अगर डिटेन नहीं भी करें तो कुछ अरसे बाद उसका CNIC जो है वो एक प्रोसेस में आ जाएगा टुवर्ड्स डिजिटल इम्पाउंडमेंट। तो वो ये दो तरीकों से सिटीजन को परेशानी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप हेलमेट लगाएं और लेन की खिलाफ वर्जी ना करें, स्टॉप लाइन पे रुकें, रेड लाइट को जंप ना करें। बुनियादी मकसद तो यही है ना कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए शहरियों की तरफ से। अच्छा शाह साहब, मुझे याद है जिस वक्त ये लॉन्च करने जा रहे थे या लॉन्च हुआ था तकरीबन 5 महीने पहले, तब भी हमने एक सेशन किया था और उसमें भी मैंने एक पॉइंट रखा था, वो ये कि कराची के अंदर ये वाले मामलात भी हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है ना वो उस बंदे के नाम पर नहीं है जो उस वक्त वो बाइक चला रहा है, या फिर चोरी की बाइक्स का भी बहुत ज़्यादा मसला है वहाँ पर। उसको रिजॉल्व किया गया या फिर शहरियों को का आपने ये देखा है कि उनका रुझान इस तरफ हुआ हो कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन जाकर जो है ना ठीक करवाएं अगर उनकी गलत रजिस्ट्रेशन हुई हुई है? तो देखें, सबसे पहले जो लोग खरीदते हैं और फिर अपने नाम नहीं कराते उनकी गाड़ियां जिन्होंने बेची हुई हैं वो ब्लैक लिस्ट करवा रहे हैं और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स दैट हैव बीन ब्लैक लिस्टेड। तो ये जो लोग चला रहे हैं गाड़ियां, अपने नाम नहीं कराई, पिछले ओनर के नाम है, टिकट उनको जा रहे हैं, तो दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ सिटीजन। इनको चाहिए कि फौरी अपने नाम कराएं। अगर नहीं कराएंगे तो फिर ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन होगा ये ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स के अगेंस्ट तो इनको काफी परेशानी होगी, गाड़ी एक्साइज में डिटेन होगी और फिर जब तक आप अपने नाम नहीं कराएंगे वो वापस की गई है या वो अभी तक शिकंजे में आई है या नहीं आई इस सिस्टम के? बिल्कुल, ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स जो हैं वो हम नहीं छोड़ते, वो जब तक अपने नाम से हम उसको नहीं छोड़ते। लेकिन और ऐसे समझें कि बगैर नंबर प्लेट के और एक तरफ नंबर प्लेट छोटी सी लगाई दूसरी तरफ है ही नहीं, तो इस तरह से ना मतलब दिहाइयों से ये मसला था। अब अच्छा सर, मैं छोटा सा पॉइंट अनाउंस करता चलूं, मुझे बताया जा रहा है कि हम लोग अगर लाइव कॉल्स लेना चाहते हैं, अगर शहरी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कराची से, उनको कोई मसाइल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कराची वालों, दिस इज योर चांस, शाह साहब हमारे साथ हैं, दिस इज योर चांस, आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जी शाह साहब, प्लीज कंटिन्यू। श्योर। तो देखिए, इस तरह की गाड़ियां काफी हैं, दे रन इन थाउजेंड्स नाउ। 30,000 से ज्यादा मुझे याद है कि ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं। फिर गाड़ी आपने कहा चोरी की गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं हैं, वो भी यानी फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंटेज जरूर है। 400 से 450 गाड़ियां अभी तक सिस्टम ने डिटेक्ट की हैं, कुछ गिरफ्तार हो गए लोग, कुछ लोगों ने नंबर प्लेट लगाई हुई थी, गाड़ी उनकी अपनी थी। यहाँ पर ये फैशन है कि भाई आप नंबर प्लेट कोई भी लगा के यू आर मतलब फ्री टू, क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं था ग्राउंड पर उसको चेक करने का। अब तो पूरा सिस्टम उनको डिटेक्ट कर रहा है। अगर आपने गाड़ी से के होंडा रखी हुई है और टोयोटा का जो है ना आपने लगाया हुआ है नंबर प्लेट, वो डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन ये आवाम एक को बात के ऊपर एक शिकवा जो है कराची वालों का, वो तो ठीक है ना कि एक तो सिस्टम तो चले अभी आ गया है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, ऑलरेडी उनकी बाइक्स हो गए हैं, गाड़ी हो गई, वो ख़राब हो रही होती है सड़कों के ख़राब होने की वजह से। उसके बाद जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो आपने खुद बताया कि अभी सिर्फ 15% एरिया के अंदर मौजूद हैं, तो वो भी मौजूद नहीं है। तो ये तो उनकी शिकायत पे ठीक है ना कि एक तरफ आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया नहीं है लेकिन आपने जुर्माने जो हैं वो शुरू कर दिए हमारे ऊपर। देखिए, ये जो टिकटिंग सिस्टम है ना, ये उसी इलाके में होता है जहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ है। सो 85% ऑफ कराची जैसे मैंने बताया, तो वो तो उसमें है ही नहीं टिकटिंग जोन में। लेकिन अब एक बंदा अगर ऐसे जोन से आता है और ऐसे जोन में आ जाता है जहाँ पे टिकटिंग सिस्टम है, तो उसको भी ख्याल करना चाहिए। देखें, हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली समझने की बात है कि हेलमेट लगाएं आप। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते और ये कहते हैं कि रोड सही नहीं है, तो ये आपका आर्गुमेंट बनता नहीं है। अच्छा खुरम हमारे साथ हैं कराची से एक लाइव कॉलर, उनसे जानते हैं वो हेलमेट पहनते हैं नहीं पहनते और उनका सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम खुरम, बताइएगा क्या सवाल है, क्या पूछना चाहेंगे? जी पीर मोहम्मद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी जी फौरन। वो तो सर हम लोग सारे, आप लोगों ने जो सख्ती की उससे पहले भी हम लोग सारे हेलमेट तो पहन ही रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी, जो गाड़ी मैंने अभी रजिस्टर्ड करवाई है अपनी बाइक, वो मैंने कराई है क्लिफ्टन सेंटर में, जो आपके यहाँ क्लिफ्टन सेंटर है। तो वो बहुत अच्छा था क्लिफ्टन सेंटर, बहुत कोऑपरेटिव थे वहाँ के लोग और इजीली हो भी गया विदाउट एनी हैसल। बट सर जो नंबर प्लेट्स है वो कलेक्शन के लिए मुझे वो अप्रोच करना पड़ा है, जो हमारा सेंट्रल जो है ऑफिस आप लोगों का सिविक सेंटर। So why they are not providing the number plates on that center जो क्लिफ्टन वाला, वहीं से मुझे मिलनी चाहिए ना। ठीक है खुर्रम, आपका सवाल आ गया। शाह साहब, सवाल आपने भी सुन लिया। क्लिफ्टन सेंटर में अप्लाई किया था और सिविक सेंटर से जाके उन्हें प्लेट नंबर्स लेने पड़े हैं, एक ही जगह पे क्यों नहीं है? शिकवा था, सवाल तो नहीं। देखें ये जो है ना डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट डील करता है इसको, लेकिन एक चीज़ का मुझे पता है कि नई गाड़ियों को विद इन अ वीक जो है ये नंबर प्लेट इशू हो जाता है, बल्कि कभी कभार तो एक हफ्ते क्या 2 दिन के अंदर भी हो जाता है। हाँ, जो पुरानी गाड़ियां हैं उसके अंदर बैकलॉग है 5 से 6 माह का, तो हमने यही सिटीजन्स को कहा हुआ है कि आपके पास ओनली रसीद होनी चाहिए, भले 5-6 माह का लैग है तो आप उसी पैटर्न, कलर और साइज की नंबर प्लेट लगा लें। नो वन वुड आस्क यू कि आपने ये क्यों लगाई हुई है। हमने तो कराची से, हमारे पास रेहान अहमद साहब कराची से, उनसे सवाल ले लेते हैं। रेहान साहब अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट है आपके पास सवाल पूछने के लिए। आप हेलमेट पहनते हैं नहीं, कार यूजर हैं या नहीं? और शाह साहब से आपका सवाल क्या होगा? कार यूजर हूँ मैं, कार यूजर। जी सवाल। अच्छा सर, बात ये है कि जो मैं क्लिफ्टन में रहता हूँ कराची, मैंने ये चीज़ नोट किया है कि पहली बात है कि आपने अनाउंस किया था कि हम ट्रक्स पे सारे ट्रैकर लगाएंगे और स्पीड का ख्याल करेंगे, लेन का, लेकिन इन द नाइट स्पेशली जब ट्रक अलाउ होते हैं तो ये पूरे रोड कवर कर जाती हैं, कोई रोड इस पे होता नहीं है और पूरा उन्होंने ट्रक और जो आइदर ट्रैकर लगे नहीं लगे और कितने ट्रक का चलान, ये मेरा सवाल। ओके, थैंक यू रेहान। जी शाह साहब। सॉरी मैं बिल्कुल सुन नहीं सका। एक तो ये ट्रैकर का आखिर में उन्होंने पूछा कितने लोग कितने ट्रैकर लग गए। क्लिफ्टन के अंदर कोई इशू पेश आ रहा है कि ट्रक्स जो है वो ट्रेस्ड नहीं है और वो पूरी रोड कवर कर लेते हैं, अपनी लेन में नहीं रहते। और चलान कितने हुए उनके? जी हाँ जी हाँ, एक्चुअली ये रात को 10 बजे के बाद ये अलाउड होते हैं जो हैवी व्हीकल्स हैं, और इनको हजारों में टिकट्स हुए हैं। यूं समझे कि जितने हमारे पास टैंकर हैं उन सबको टिकट इशू हो चुके हैं और इन सब के अंदर ट्रैकर लगे हुए हैं। 90% से ज्यादा जो हैवी व्हीकल कराची के अंदर मूव कर रही हैं उनके अंदर ट्रैकर्स लगे हुए हैं। दे आर पेनलाइज्ड एवरी नाउ एंड देन। और अब हम क्या कर रहे हैं, केमाड़ी से कोरंगी तक, यानी कि ये सनसेट बुलेवर्ड हमारा इलाका है, क्लिफ्टन का बोट बेसिन है, एमटी खान रोड है, माइक कुलाची और कुरंगी रोड, ये 4 मेन रोड लगते हैं जहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है। उनको हम लेन मार्क करके दे रहे हैं हैवी ट्रैफिक की, ताकि वो फास्ट छोड़कर सेकंड जो फास्ट लेन है उससे अब वो दाएं बाएं नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि वो हैवी ट्रैफिक के बड़े बड़े ट्रक्स को वो बाइक्स की तरह ना चलाएं और पूरी सड़क के ऊपर जो है ना अपना कब्जा ना कर लें। थैंक यू सो मच शाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और शहरियों के मसाइल सुनकर उनका जवाब देने के लिए और अपने प्लान्स बताने के लिए। जनाब पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची का ये मसला हम डिस्कस कर रहे थे और उन्होंने आई बिलीव के ऑलमोस्ट तमाम सवालों के जवाब दे दिए, सारे सवालात के जवाब उन्होंने दिए। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे पास टाइम हुआ जाता है खत्म आज की इस एपिसोड, आज के इस शो के लिए। लेकिन वीकेंड के बाद मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। आयशा और मुजम्मिल लेके आएंगे आपके लिए एक और मजेदार सा लाइनअप। हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होते रहे, जाके शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म दोनों कंटेंट जरूर देखिएगा और हमें आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं। विद दिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।